नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के समुद्र में हम लोग तीसरे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। इसकी गीता के तीसरे अध्याय में हम लोग पहुंच चुके हैं और मैंने जब ये तीसरा अध्याय शुरू किया था आई एक्सप्लेन्ड कि इसकी ज़रूरत क्या है, क्योंकि मैं हमेशा से किसी भी टॉपिक को जब आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको पहले ये समझाऊं कि इसका यूज़ क्या है, हम डे टू डे लाइफ में इसको कहाँ यूज़ करते हैं और क्यों इसको पढ़ रहे हैं, एक्सेप्ट देन गेनिंग मार्क्स। इसकी क्या यूटिलिटी है ये हमें पता होना चाहिए। तो हम लोगों ने ट्रांजिस्टर को पढ़ना शुरू किया था और हमें पता है कि ट्रांजिस्टर कहाँ पर यूज़ होता है, करंट को कंट्रोल करने में यूज़ होता है। कि पीछे से करंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपको कम करना है या आपको करंट को बढ़ाना है, आपको किसी चीज़ की ब्राइटनेस को बढ़ाना है, आपको एम्पलीफायर्स जो हैं, साउंड एम्पलीफायर्स, अब मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचे अच्छे तरीके से और क्लियर पहुँचे, इसके लिए मुझे माइक का यूज़ करना पड़ता है। तो वो इसके अंदर होता क्या है, एम्पलीफायर होता है कि जो आवाज़ को थोड़ा ऊंचा, सिग्नल जो भी हम उसको देते हैं उसको थोड़ा बढ़ा के हमारे सामने पेश करता है। तो वो बढ़ाता किस तरीके से, बेसिकली करंट के अंदर इंक्रीमेंट की जाती है, करंट को बढ़ाया जाता है। अब कहाँ करंट को बढ़ाना है, कहाँ करंट को कम करना है, ये सारी बातें हमें कहाँ से समझ आएंगी, करैक्टरिस्टिक्स से, जिन्हें हमें आज पढ़ना है। सो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर। और हमें ये पता है कि जो ट्रांजिस्टर है इट इज़ 3 टर्मिनल डिवाइस, और हमें पता है कि जो पोर्ट होते हैं वो 2 ही रहते हैं, इनपुट एंड आउटपुट। अब 2 पोर्ट के अंदर देयर आर 4 टर्मिनल्स, 2 टर्मिनल्स इनपुट के और 2 टर्मिनल्स आउटपुट के होते हैं। ट्रांजिस्टर के पास तो 3 है, अब वो चौथा कहाँ से आएगा। तो हम लोग यहाँ पर दिमाग लगाते हैं कि 3 टर्मिनल में से एक टर्मिनल को कॉमन रख दिया जाता है इनपुट एंड आउटपुट के अंदर। तो इस वजह से वही इनपुट और आउटपुट का काम चल जाता है। अब क्योंकि इसके पास 3 टर्मिनल है, एमीटर है, बेस है और कलेक्टर है, अगर किसी को एक को कॉमन रखेंगे तो बाकी 2 नाराज़ हो जाएंगे। अब ये नाराज़गी तो हम नहीं चाहते, इस वजह से ट्रांजिस्टर की 3 कन्फिग्रेशंस पॉसिबल हैं, जिसकी बात हमने पिछली वीडियो के अंदर करी थी। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर होता है, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर होता है, कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर होता है, और बिल्कुल सिमिलर ही होते हैं। हम लोग पहले आज बात करेंगे कॉमन बेस ट्रांजिस्टर की, और कॉमन बेस करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर हम बेसिकली बात करेंगे कि किस तरीके से इसके अंदर जो करंट का फ्लो है वोल्टेज के साथ कैसा रहता है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉमन बेस करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर। अब ये जो टॉपिक है ये पहले होता था क्लास +2 में भी रहता था, अब तो नहीं है। और बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए, एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएसआईआर, नेट एग्जाम, जेआरएफ एग्जाम, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ते हैं, वो किस तरीके से काम करता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो हम लोग पहले बात करेंगे कि करैक्टरिस्टिक्स होती क्या है। करैक्टरिस्टिक्स बेसिकली ग्राफ होता है वोल्टेज का। अगर मैं वी आई करैक्टरिस्टिक्स की बात कर रही हूँ तो वोल्टेज का करंट के साथ ग्राफ रहता है। और जो कॉमन बेस करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर है, एग्जामिनेशन में आपको इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है, आप लोग लिखेंगे। मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि मैं बोलूँगी, आप लिखिए, आपके नोट्स बन जाएंगे। सर्किट डायग्राम्स, इक्वेशंस हम यहाँ पर अपने बोर्ड के ऊपर जो है वो बना लेंगे, लिख लेंगे, आप लोग उसको नोट कर लेंगे। सो you'll have to start with in this configuration, कौन सा configuration, कॉमन बेस। सो इन कॉमन बेस configuration base of transistor is kept common between input and output of the transistor, कि हम लोगों ने बेस को इनपुट और आउटपुट के अंदर कॉमन रखा है। Input is fed to emitter and base junction and output is taken from collector and base circuit। अब ये है कि हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, थ्योरी एंड वर्किंग, ब्ला ब्ला आपको वो लिखना होता है। तो ये एक प्रोसेस है। हम लोगों ने पहले इसकी इंट्रोडक्शन करी कि ये क्या होता है, फिर हम लोग इसका आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे एंड देन वी विल एक्सप्लेन इट कि कितने टाइप की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या वो रहती हैं।
तो पहले आप लोग लिखेंगे कि होता क्या है कि इन दिस सिस्टम और इन दिस स्ट्रैटेजी बेस इज केप्ट कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द ट्रांजिस्टर. इनपुट इज फेड टू एमीटर बेस्ड जंक्शन एंड आउटपुट इज टेकन अक्रॉस कलेक्टर बेस्ड जंक्शन. जो कॉमन होता है उसको हम बाद में लिखते हैं क्योंकि दो नावों में सवारी करने वाला हमेशा घाटे में रहता है. तो अब हम ड्रॉ करेंगे सर्किट डायग्राम. क्योंकि हमें कॉमन लेना है बेस को, तो थोड़ा मैं बड़ा बड़ा ड्रॉ करूँगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. हम लोग पहले अपने प्यारे से ट्रांजिस्टर का सिंबल ड्रॉ करेंगे. अब बेस को कॉमन लेना है तो मैंने इस वजह से यहाँ पर इसको ड्रॉ कर दिया. और मुझे पता है यहाँ पर एमीटर होता है, यहाँ पर बेस हो जाएगा और यहाँ पर कलेक्टर. अब एमीटर के अक्रॉस हमें क्या लगाना होता है, एक एरो लगाना होता है. इफ़ आई एम कंसिडरिंग पी एन पी ट्रांजिस्टर, तो पी से एन एरो जाती है एमीटर वाली लाइन के. ये एमीटर वाली लाइन होती है, ये बेस वाली होती है, ये कलेक्टर वाली होती है. तो ये एरो रिप्रेजेंट करती है कि पी से एन जो है वो करंट फ्लो कर रहा है और ये वाली साइड पी है तो पी एन पी है. अगर ये एन पी एन होता तो ये एरो हम यहाँ पर ऊपर को लगा देते हैं. तो ये हमने ट्रांजिस्टर ड्रॉ कर लिया. अब क्योंकि वी आई करैक्टरिस्टिक्स हैं तो हमें वोल्टेज भी मेजर करनी है और हमें करंट भी मेजर करना है. और करंट मेजर किया जाता है एमीटर के थ्रू, वोल्टेज मेजर की जाती है वोल्टमीटर के थ्रू. अब क्योंकि करंट सीरीज में सेम रहता है, इस वजह से जो एमीटर कनेक्ट होता है वो सीरीज में कनेक्ट होता है और जो वोल्टमीटर कनेक्ट होगा वो पैरेलल में कनेक्ट होगा. अब एमीटर करंट ज़्यादा होता है तो हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे मिली एमीटर. और कलेक्टर करंट भी ज़्यादा ही होता है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है एमीटर और कलेक्टर करंट में, तो यहाँ पर भी मिली एमीटर. तो सीरीज़ में हमने दोनों साइड मिली एमीटर्स को कनेक्ट करवा दिया है. अब हमें यहाँ पर पैरेलल में लगाना है वोल्ट मीटर. यहाँ वोल्ट मीटर लगेगा और ये बेस हमने कॉमन रखा और यहाँ पर भी वोल्ट मीटर हम लोग लगा देंगे. अब ये जो वोल्ट मीटर होगा ये इस जंक्शन की वोल्टेज जो है हमें वो मेजर करके देगा. इट मीन्स इट विल गिव अस वी. कौन सा ये एमीटर बेस ई बी. हमें इसने वोल्टेज कौन सी देनी है, वी ई बी. अब यहाँ पर ये वाला जो है ये हमें कौन सी वोल्टेज देगा, कलेक्टर बेस के अक्रॉस लगा हुआ है तो ये हमें देगा वी सी बी. इसने हमें वी सी बी दे देनी है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कलेक्टर बेस जंक्शन. मैंने यहाँ पे एमीटर बेस ई बी पहले, ई को पहले लिखा, बी को बाद में. बी कॉमन है तो मैं बी को बाद में. जनरल नोशन है, आप लोग किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक्स इसी तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं. और स्ट्रैटेजी यही रहती है कि जो कॉमन है भैया उसको पीछे रखो, वो तो दोनों साइड ही आ रहा है, दोनों साइड बेनिफिट ले रहा है. अब हमें यहाँ पर साइड पर कनेक्ट करनी है बैटरीज, लेकिन बैटरीज होनी चाहिए वेरिएबल वोल्टेज वाली. और वोल्टेज को वेरिएबल रखा जाता है बाय पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट. और पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट में क्या होता है, एक बैटरी होती है और साथ में एक रियोस्टेट होता है. तो हमें यहाँ पर लगा देनी है एक रियोस्टेट, एक रेजिस्टेंस लगा देना है. रियोस्टेट कुछ भी नहीं होता, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है. और यहाँ पर भी मैं लगा दूँगी एक रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस. और यहाँ पर हमें लगानी है हमारी आपकी सबकी प्यारी बैटरी. यहाँ भी लगेगी बैटरी. अब यहाँ से हमें कनेक्शन देना है क्योंकि रियोस्टेट है तो ये एरो रिप्रेजेंट करती है. आप इसको अप डाउन करके रेजिस्टेंस वेरी करके वोल्टेज को वेरी करवा सकते हैं. अब यहाँ पर जो बैटरी होगी, इनपुट सेक्शन हमें पता है क्या रखा जाता है, फॉरवर्ड बायस्ड, एंड आउटपुट सेक्शन इज केप्ट रिवर्स बायस्ड. अब इसकी फॉरवर्ड बायसिंग करनी है क्योंकि यहाँ पर P है और यहाँ पर N है. P को पॉजिटिव से कनेक्ट करवाना पड़ेगा और N को नेगेटिव से कनेक्ट करवाना पड़ेगा. तो P को पॉजिटिव से, N को नेगेटिव से हमने कनेक्ट करवा दिया. ये बैटरी लग गई. अब चाहें तो आप इस बैटरी को VEE से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये एमीटर को जो है वो मैं कहूँ कि पुश दे रही है, एमीटर को सप्लाई दे रही है. और आप चाहें तो EE भी लिख सकते हैं. आप चाहें तो इसको VEE लिख सकते हैं या फिर आप इसको EEB भी लिख सकते हैं कि EMF जो है वो इसकी ही रहेगी. सो इट्स अप टू यू कि आप क्या लिखना चाहते हैं. अब इधर हमें पता है कि जो आउटपुट सेक्शन है उसकी हमें करनी होती है रिवर्स बायसिंग. अब रिवर्स बायसिंग के लिए P को हमें कनेक्ट करवाना होता है नेगेटिव से. तो मैं यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, और रिवर्स बायसिंग वाली बैटरी को हम रखते हैं बड़ा. तो ये हो गई बैटरी. अब क्योंकि ये बैटरी दे रही है सीधा सीधा कलेक्टर के साथ कनेक्टेड है, आप चाहें तो इसको VCC लिख सकते हैं या आप इसको चाहें तो ECB भी लिख सकते हैं. इसके साथ डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये EMF है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है. और अदरवाइज पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है तो ये कलेक्टर के साथ कनेक्टेड है और ये एमीटर. इनपुट सेक्शन का सीधा लिंक कलेक्टर के साथ है और आउटपुट सेक्शन का सीधा लिंक
जो है इनपुट सेक्शन का सीधा लिंक एमीटर के साथ और आउटपुट सेक्शन का सीधा लिंक है कलेक्टर के साथ। सो आई हैव ड्रॉन दिस सर्किट, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अभी इसमें करंट का फ्लो बाकी है जो मुझे दिखाना है, आप लोग पहले इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि ये इस तरीके का सर्किट डायग्राम रहता है। आपको जब एक्सपेरिमेंट करना होता है, मैं एक्सपेरिमेंट की वीडियो भी डेफिनेटली लेकर आऊँगी, जब आपको एक्सपेरिमेंट करना होता है तो एक्सपेरिमेंट के अंदर इसी तरीके से कनेक्शंस जो हैं वो देने होते हैं, इसी सर्किट डायग्राम को हमें फॉलो करना होता है। और मुझे यहाँ पर करंट का फ्लो नजर आ रहा है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर करंट जो है वो, ये वाली एरो करंट का फ्लो नहीं रिप्रेजेंट कर रही है, दिस एरो इज रिप्रेजेंटिंग वेरिएबल रेजिस्टेंस, इस वजह से। लेकिन करंट का फ्लो यहाँ से ऐसे होता हुआ इधर जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव से हमें पता है करंट एमर्ज होता है, बाहर जाता है, तो आई ई इधर हो जाएगा। और नेगेटिव के अंदर करंट एंटर करता है, तो यही आई ई अपने वापस इसी सर्किट में इधर को आएगा। एमीटर करंट हमने शो कर दिया, अब हमें शो करना है कलेक्टर करंट। नेगेटिव टर्मिनल के अंदर करंट एंटर करता है, तो इधर से होता हुआ ऐसे आएगा, तो आई सी इस तरीके से, और पॉजिटिव से हमें पता है निकलता है, तो ये वाला आई सी कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इस जंक्शन पर जब हम पहुंचेंगे तो हमें पता है कि टोटल करंट एंटरिंग एट द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। इसकी बात मैंने पिछली वीडियो में भी करी थी कि अगर इस जंक्शन पर ये आई सी इधर आ रहा है, आई ई इधर जा रहा है, तो यहाँ पर भी इधर को करंट आएगा और वो हो जाएगा आई बी। और हमने वहाँ पर पीछे डिस्कस किया है इसको कि आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होता है। So this is the circuit diagram which you will have to draw in exam to gain full marks. आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए और नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको अब एक्सप्लेन करूँगी। अब एक्सप्लेन करते हुए पहले आप इस सर्किट डायग्राम को बनाएंगे, उसके बाद आप लिखेंगे कि एमीटर, ये वाला एमीटर बेस जंक्शन है, दिस वन इज, सो एमीटर बेस जंक्शन इज केप्ट फॉरवर्ड बायस्ड बाय कनेक्टिंग पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी to positive terminal of the battery to emitter circuit, and the collector base junction is made reverse bias by connecting negative terminal of battery VCC to collector junction या to collector, कि नेगेटिव को कलेक्टर से, VCB के नेगेटिव को VCC के नेगेटिव को कलेक्टर से कनेक्ट करवा के और VEE के पॉजिटिव को एमीटर से कनेक्ट करवा के हम इस वाले सर्किट की फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं और इस वाले सर्किट की हम लोग रिवर्स बाइसिंग कर देते हैं। पहले आप ये लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे कि द मिली एमीटर्स are connected in series in both input and output sections of the transistor, and then you will say that voltmeters are connected in parallel here. So voltmeters are connected in parallel because voltage is because voltage remains same in parallel in any circuit. अब हम बात करेंगे कि जो पोटेंशियोमीटर सर्किट्स आर यूज्ड इन एमीटर बेस एंड कलेक्टर बेस सर्किट्स बाय इंट्रोड्यूसिंग रेजिस्टेंसेस R1 and R2. These two resistances are R1 and R2. इन रेजिस्टेंसेस को यूज करके पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट हमने यहाँ क्रिएट कर लिया। और पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट में क्या होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, एक बैटरी होती है। तो जैसे जैसे आप उस रेजिस्टेंस को जॉकी के साथ डिफरेंट लोकेशंस पर टच करवाते हैं तो उस तरीके से क्या होता है, रेजिस्टेंस वेरी करता है, और रेजिस्टेंस वेरी करने से करंट वेरी करता है, पोटेंशियल वेरी करता है। तो पोटेंशियल हमें वेरी करवाना है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट बोल देते हैं। पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट इज नथिंग बट अ रियोस्टेट कनेक्टेड विद आप लोग कह सकते हैं कि वोल्टेज सोर्स के साथ जब आपने रियोस्टेट कनेक्ट करवा दिया तो उसी को ही एक तरीके से पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट कह दिया जाता है। अदरवाइज पोटेंशियोमीटर में आपको पता है 4 मीटर की वायर रहती है और वो जोकी वाला कनेक्शन जो है वो रहता है। अब हम बात करेंगे द एमीटर वोल्टेज कैन बी वेरिड बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द वेरिएबल कंटैक्ट विद रेजिस्टेंस R1. In the same way we can change the collector voltage by varying this कंटैक्ट विद R2, कि ये वाला जो एरो है इसको ऊपर नीचे करवा के हम इस वोल्टेज को वेरी करवा सकते हैं और इस एरो को ऊपर नीचे करवा कर हम इस वोल्टेज को वेरी करवा सकते हैं। सो दिस इज व्हाट यू विल हैव टू राइट अबाउट दिस सर्किट, और आपको इसको अंडरस्टैंड जो करना है वो यही है। इसके बाद हमें अब एक्सप्लेनेशन देनी है ट्रांजिस्टर की करैक्टरिस्टिक्स की। सो बेसिकली ट्रांजिस्टर की मैं कहूँ कि 2 टाइप की करैक्टरिस्टिक्स होती है, थर्ड भी होती है अगर हम उसको देखने का नज़रिया बदल दें तो, लेकिन ब्रॉडली हम कहें तो इनपुट करैक्टरिस्टिक्स और आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर होती हैं। समटाइम्स लोग ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक्स की बात भी करते हैं। अगर वही मैं बात करूँ कि हम अपना देखने का नज़रिया बदल लें तो हम तीनों ही टाइप की करैक्टरिस्टिक्स की बात यहाँ पर करेंगे। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट types of characteristics in a transistor.
ये तो सारा सर्किट डायग्राम था, ये आपको अब समझ आ गया होगा कि क्या है कैसे है। अब मैं यहाँ पर इसके बाद आपको एग्जाम में भी यहाँ पर हेडिंग दे देना है। ये पहले आपने ये कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर मेन हेडिंग दिया और आपने इंट्रोडक्शन ली, फिर आपने ये सर्किट डायग्राम दिया। इसके बाद आप यहाँ पर हेडिंग दे देंगे इनपुट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, लेट अस डिस्कस देम। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, या आप कह सकते हैं कि हम लोग 2 डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपको इनपुट और आउटपुट को डिस्कस करना है। तो नंबर 1 इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो अब हम यहाँ पर आप लोग सब हेडिंग बनाएंगे इनपुट। नंबर 1 इनपुट, या फिर आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद पहले आप बताएंगे कि इनपुट या एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। देखिए जब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात है, क्योंकि हमें पता है हमें वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ ही लेना है, तो जो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच का ग्राफ होगा उसको हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोल देंगे, और जो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच का ग्राफ होगा उसको हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोल देंगे। सो सिंपल। तो इतना डिफिकल्ट ऐसा कुछ है नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में हम लोग बहुत मज़े लेते हुए आराम से हमें समझ आ रहा है कि व्हाट वी आर डूइंग। तो अब आपको क्या लिखना है कि यहाँ पर जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग पहले एग्जाम में जो लिखेंगे मैं वो बोल देती हूँ, आप लोग नोट कीजिए। यू विल राइट that in common base input characteristics of the transistor are the curves or graph between emitter base voltage जो कि input voltage है and emitter current जो कि input current है at constant output voltage VCB। तो ये ग्राफ है बिटवीन VEB एंड IE एट कांस्टेंट VCB। तो आप लोग लिखेंगे इट इज द ग्राफ बिटवीन एमिटर करंट एंड एमिटर बेस वोल्टेज एट कांस्टेंट कलेक्टर बेस वोल्टेज, यानी कि इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच का ग्राफ बाय कीपिंग आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट। कि हमें जब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स लेनी है कि मैं इनपुट की वोल्टेज वेरी करती हूँ तो इनपुट के करंट पे उसका क्या असर पड़ता है, वो अगर मैं इसको बढ़ाती चली जाती हूँ तो ये बढ़ता है या कम होता है। अब हमें पता है कि इसने भी अपनी टांग अड़ानी है बीच में, तो इसके टांग जो है वो फंसी रहे एक जगह पे, हमें परेशान ना करे, इसके लिए हम इसको एक जगह पर कांस्टेंट रख देते हैं। कि जब इसको हम कांस्टेंट रखेंगे इसको ये, ताकि ये हमें कोई ज़्यादा परेशानी ना कॉज करे, तो हम इसको चेंज करवा के इस करंट की मेजरमेंट्स करेंगे। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें क्या करना होता है, हम इसको प्लॉट करते हुए विल हैव टू कीप दिस वोल्टेज एट अ फिक्स्ड वैल्यू VCC, या मैं कहूँ कि VCB इज केप्ट फिक्स्ड, VEB इज वेरिड इन स्टेप्स एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एमिटर करंट आर बीइंग नोटेड एंड प्लॉटेड, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्राफ। एंड देन VCB is kept fixed at a newer value, and then again we will vary VEB and we'll keep on noting down IE and then plotting it down। कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको पहले किसी एक वैल्यू पर फिक्स रखते हैं। मान लीजिए मैंने इसको 0 वोल्ट पे फिक्स रख लिया कि मैंने यहाँ से बाइसिंग दी ही नहीं, तो मैंने जब इसको 0 वोल्ट पे फिक्स रखा, मैंने इसको 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से VEB को बढ़ाना शुरू कर दिया, और मैंने IE को 0 के करस्पॉन्डिंग, 1 के करस्पॉन्डिंग, इसकी 2 के वैल्यू करस्पॉन्डिंग मैंने इसको नोट डाउन करना शुरू कर दिया, और फिर मैंने उनका ग्राफ प्लॉट किया। एंड देन फिर से मैंने नए सिरे से एक नया सेट लिया और मैंने इस VCB को फिर से एक नई वैल्यू पे सेट किया। सपोज इट्स वैल्यू इज 1 वोल्ट। अब क्योंकि यहाँ से नेगेटिव कनेक्टेड है तो मैं इसको लिखूंगी -1, क्योंकि इधर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एज सच हमें पता है पोटेंशियल कोई पॉजिटिव नेगेटिव कोई टर्म नहीं है। अगर मैं कहूँ कि इसको टेक्निकली रियलाइज करें हम और कमर्शियली हम देखना चाहें तो नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब होता है इट्स लोअर वैल्यू। अगर मेरे पास एक वैल्यू 5 वोल्ट है और एक वैल्यू 2 वोल्ट है, तो 2 वोल्ट वाली नेगेटिव पोटेंशियल है और 5 वोल्ट वाली पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो ये वाली क्योंकि इसके कंपैरिजन में लोअर पोटेंशियल होगा, तो इसको मैं -1 वोल्ट लिख सकती हूँ कि पहले मैंने इसको 0 रखा, फिर मैंने इसको 1 कर दिया, यानी कि मैंने इसको -1 कर दिया, जिसको मैथमेटिकली लिखने में -1 लिखेंगे, लेकिन वैल्यू इसकी 1 ही है। तो जब इसको 1 पे फिक्स किया, मैं फिर से इस VEB को 0 से स्टार्ट करूंगी, 0 1 2 3 4 इसकी वैल्यूज को वेरी करूंगी। इसकी वैल्यू 0 तो इसकी कितनी, इसकी 1 तो इसकी कितनी, इसकी 2 तो इसकी कितनी, मैं फिर से नोट करूंगी, मेरे पास फिर से एक सेट आ जाएगा। एंड देन अगेन
हम इसको फिर से किसी और वैल्यू पे फिक्स करेंगे, सपोज हमने 2 पर फिक्स कर दिया, हम फिर से इसको नोट डाउन करेंगे। सो इन दिस वे वी कैन गेट मल्टीपल कर्व्स। उनको हम क्या बोलते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिस्टर। अब हमें देखना है उनकी शेप कैसी होती है, तो मैं यहाँ थोड़ा इरेज करके इसी को ड्रॉ कर देती हूँ। आप लोग ये हेडिंग लिखा ही हुआ है, आप लोगों ने तो अपनी नोटबुक्स में लिख लिया। मैं सर्किट डायग्राम इरेज नहीं करना चाह रही थी एक्चुअली, इस वजह से यहाँ पर छोटू सा ग्राफ बना देती हूँ। आप लोगों ने नोट कर ही लिया, आपको पता है, इनको हम अंदर ले जाते हैं ताकि ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बन सके। ये हमारा आपका सबका प्यारा IE था, ये हमारा आपका सबका प्यारा IC था। तो अब मैं यहाँ पर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ ड्रॉ करने लगी हूँ। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। मुझे पता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ पर VEB आएगा और इन वोल्ट्स हमें इसकी बात करनी है। इनपुट वोल्टेज को वेरी करूंगी और इनपुट करंट के अंदर वेरिएशन देखूंगी। IE ये मेजर होता है मिली एम्पियर्स में। इस तरीके से इसकी वैल्यू इधर आई। और फिक्स किसको रखना है मुझे, VCB को। पहले मैंने इसको 0 वोल्ट पे फिक्स रखा तो मेरे पास एक कर्व कुछ इस तरीके की आ गई, VCB सपोज इट इज एट 0 वोल्ट। फिर मैंने इसको किसी और वैल्यू पर ले आई, सपोज मैं इसको 1 पे ले आई, सो बेसिकली वो -1 होगा। फिर से मुझे मिलेगी इस तरीके की कर्व आ जाएगी, VCB इज इक्वल टू -1 वोल्ट। फिर से इसको वेरी किया और इसको नोट किया, और अगली फिर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, VCB इज इक्वल टू -2 वोल्ट। पहले सेट से हमें ये कर्व मिली, दूसरे से हमें ये मिली, तीसरे से हमें ये मिली। तो सिमेट्रिकल कर्व्स हैं, 0 से ही शुरू हो रही हैं तीनों। और अगर यहाँ स्पेसिंग सेम है तो यहाँ पर भी स्पेसिंग जो रहेगी वो सेम ही रहेगी। तो कुछ इस तरीके की कर्व्स जो है वो मिल जाती हैं। तो 3, 4 आप करते चले जाएंगे। सो दिस इज द कर्व फॉर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर। अब मैं यहाँ उसके बाद जो आपको हेडिंग देना है उसके अंदर सब हेडिंग देना है कंक्लूजन्स। आप लोग अब इसके बारे में बात करेंगे कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने क्या देखा और उससे क्या समझा। So first of all you will write that variation of emitter current with emitter base voltage is similar to forward characteristics of a PN junction diode। हमें साफ दिख रहा है, आपको याद होगा हमने अपनी वीडियो के अंदर बात करी थी कि ये वाली इस तरीके से फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं डायोड की, और ये रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इधर फॉरवर्ड वोल्टेज, इधर फॉरवर्ड करंट, इधर रिवर्स वोल्टेज, और इधर हमें पता है रिवर्स करंट रहता है। तो यही वाली शेप हमें यहाँ पर मिल रही है। सो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज वेरी मच नंबर 1। फर्स्ट कंक्लूजन में आपको लिखना है, सो दिस ग्राफ और दिस डायग्राम, दिस कर्व और दिस डायग्राम शोज दैट वेरिएशन ऑफ एमिटर करंट यानी कि IE विद एमिटर बेस वोल्टेज VEB इज सिमिलर टू फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ PN जंक्शन डायोड। और हमें लॉजिकली भी बात समझ आती है कि जब मैंने VCB को 0 रखा, ये तो है ही नहीं है, ये तो काम मैंने पहले ही बोला कि इसकी टांग अड़ाना जो है वो हमें पसंद नहीं है। हम इसकी टांग को अपने मैं कहूँ कि मैकेनिज्म में नहीं आने देंगे। तो जब इसको आने ही नहीं देंगे, इस जंक्शन की बात हो ही नहीं रही, हमें पता है ट्रांजिस्टर के अंदर 2 जंक्शन होते हैं, जब इस जंक्शन की बात हो ही नहीं रही तो ये एक ही जंक्शन रह गया जो पिक्चर में है और जो काम कर रहा है, और एक जंक्शन मतलब डायोड। आप लोगों को याद होगा ट्रांजिस्टर हमें पता है 3 लेयर डिवाइस होता है, एमिटर बेस कलेक्टर ले लीजिए, PNP ले लीजिए, व्हाटएवर। यहाँ से ये हम लोगों ने इसकी पिछली वीडियो के अंदर बात करी थी। यहाँ एमीटर, आपने इसका बार डायग्राम बनाना है, ये एमीटर्स हो गए और यहाँ पर वोल्ट मीटर्स हो गए, उसके बाद यहाँ पर बैटरीज हो जाएंगी। अब जब ये वाला जंक्शन काम कर ही नहीं रहा, तो सिर्फ यही काम कर रहा है, तो ये एक डायोड है, PN जंक्शन डायोड की तरह ये काम कर रहा है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कंक्लूजन। सेकेंड कंक्लूजन में आप लोग ये लिखेंगे, आप लोगों को रेजिस्टेंस की बात यहाँ पर करनी है। यू विल से दैट एमिटर करंट इंक्रीजेज रैपिडली, बहुत फास्ट इंक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन एमिटर बेस वोल्टेज। पहले थोड़ा स्लो इंक्रीज है, बिल्कुल वही जो कहानी हमने यहाँ पर दोहराई थी वही यहाँ आ जाएगी कि नी वोल्टेज तक जो यहाँ पर हमें पता है बिल्ट इन पोटेंशियल सेटअप हो जाता है इस जंक्शन पर, वो करंट को तेजी से बढ़ने नहीं देता। उस वजह से यहाँ पर पहले नॉन लीनियर वेरिएशन है इसकी, इन दोनों की आपस में। उसके बाद जैसे ही नी वोल्टेज ओवरकम हो जाती है तो करंट रैपिडली इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, वही हमें यहाँ पर दिख भी रहा है। सो सेकेंड कंक्लूजन में आप लोग लिखेंगे द एमिटर करंट IE increases rapidly with increase in emitter base voltage. In third conclusion you will write the input resistance of this ट्रांजिस्टर। ये सब आपको समझाने के लिए था। कंक्लूजन में थर्ड पॉइंट में आप लोग यहाँ पर लिखेंगे
इनपुट रेजिस्टेंस आर आई से हम इसको डिनोट करेंगे. यू विल से दैट इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ दिस ट्रांजिस्टर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन एमिटर बेस वोल्टेज टू चेंज इन एमिटर करंट. ओम्स लॉ क्या बोलता है? V अपॉन I इज रेजिस्टेंस. अब V क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस लेना है तो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट. अब क्योंकि रेजिस्टेंस हर स्टेप पर चेंज हो रहा है, अब चेंज हो रहा है तो चेंज जो है हमें वोल्टेज में लेना और चेंज हमें यहाँ पर करंट में भी लेना है. सो डेल्टा VEB अपॉन डेल्टा IE, इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट, और हमने कांस्टेंट क्या रखा था? VCB इज कांस्टेंट. तो ये ग्राफ आपको दिख गया है, मैं एक बार इसको इरेज कर देती हूँ, यहाँ पर IE लिख देती हूँ, आपको ध्यान रहेगा. तो आप सेपरेटली इसको देख पा रहे हैं. सो दिस इज इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर. एज VEB increases, more charge carriers are being transported and curves tends to be more vertical and Ri decreases. कि जैसे जैसे हम VEB को बढ़ाते चले जा रहे हैं, हमें पता है इस जंक्शन के अंदर की जो डिप्लीशन लेयर होती है उसकी विड्थ कम होती होती खत्म हो जाती है और करंट शूट करना शुरू हो जाता है. वही बात हम बोल रहे हैं कि एज VEB is increased, more and more charge carriers are being transported through this junction and मैं कहूँ कि curve tends to be linear and input resistance decreases. तो input resistance decrease हो जाता है. तो 3 conclusions के बाद आप चौथा conclusion लिखेंगे as we increase VCB, क्योंकि अब VEB और IEB को तो हमने explain कर लिया. अब हम बात करेंगे इसकी कि पहले ये 0 था, फिर ये 1 था, फिर ये 2. माइनस का तो मतलब है कि इसकी नेगेटिव पोलैरिटी है, या मैं कहूँ कि उससे रिवर्स पोलैरिटी है, लेकिन बेसिकली इसकी वैल्यू 0 1 2 होती जा रही है. इसका मतलब यहाँ से हम रिवर्स बायसिंग को बढ़ाते चले जा रहे हैं. अब फोर्थ कंक्लूजन में हम इसकी बात करेंगे कि एज वी इंक्रीज कलेक्टर बेस वोल्टेज, कि जब हम इसको इंक्रीज करते हैं, रिवर्स बायसिंग ऑफ दिस कलेक्टर बेस जंक्शन इज इंक्रीज्ड. अब उधर अगर हम रिवर्स बायसिंग को इंक्रीज करेंगे तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर एट आउटपुट जंक्शन इज इंक्रीज्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट विड्थ विच रिड्यूसेस द विड्थ ऑफ बेस रीजन. क्योंकि यहाँ पर हमें पता है वही हमारा 3 लेयर डिवाइस है ये वाला. अब यहाँ पर जब ये विड्थ है, डिप्लीशन लेयर जब बढ़ती शुरू हो जाएगी इस तरीके से, तो ये जो बेस रीजन था ये नैरो हो जाएगा. अब अगर बेस रीजन नैरो हो गया तो इसकी वजह से विड्थ ऑफ बेस रीजन विल बी डिक्रीज एंड देयरफॉर एमिटर करंट विल इंक्रीज. क्योंकि बेस रीजन की विड्थ अगर कम हो गई, हमें पता है यहाँ पर रिकॉम्बिनेशंस होती हैं, जब रिकॉम्बिनेशंस कम हो जाएंगी तो ज़्यादा जो करंट है वो आगे को पहुँचेगा, तो करंट जो है वो बढ़ जाता है. और यही हमने देखा है कि इसमें थोड़ा चेंज किया करंट ज़्यादा बढ़ गया, इसमें थोड़ा चेंज किया करंट में ज़्यादा, तो इनकी ये स्टीप भी ज़्यादा होते जा रहे हैं और कम वैल्यू. आप यहाँ पर एक ऐसे ये लाइन ड्रॉ करिए, तो ये वाली जो वैल्यू रहेगी, मैं कहूँ कि ये वाली VEB की सेम वैल्यू 0 वोल्ट पे, 1 वोल्ट पे और 2 वोल्ट पे, और करस्पॉन्डिंग करंट्स देखिए. तो करंट 2 वोल्ट वाली का बहुत ज़्यादा है, फिर 1 वाली का, फिर 0 वाली का. इसका मतलब है कि करंट बढ़ रहा है सर्किट में, जैसे हम यहाँ पर रिवर्स बायसिंग को बढ़ा रहे हैं. सो वेरी इंपॉर्टेंट है कि करंट को हम लोग चाहे अपनी मर्जी से बढ़ा भी सकते हैं, चाहे अपनी मर्जी से कम भी कर सकते हैं. दैट इज वाई BJT इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस, या करंट कंट्रोलिंग डिवाइस. ये करंट को कंट्रोल करने में जो है हमारी हेल्प करता है. अब एमीटर करंट बढ़ गया है भैया बहुत ज़्यादा, इसको हम बोलते हैं अर्ली इफेक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स को एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अर्ली इफेक्ट क्या होता है. अर्ली का मतलब ये नहीं कि आप इसको जल्दी कर लीजिए. दिस इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स एम अर्ली इन 1950 व्हेन ही वाज डूइंग हिज वर्क इन बेल्स लैब. मैं कहूँ कि जो बेल्स लेबोरेटरी है वहाँ पर वो काम कर रहे थे, जो JM अर्ली थे वो सुबह जल्दी उठते थे, इसी वजह से शायद उनका नाम अर्ली पड़ा, ऐसा नहीं है. सो उन अर्ली जो सर अर्ली थे मैं कहूँ कि जो साइंटिस्ट थे, अर्ली अंकल थे, उनकी वजह से इस इफेक्ट को अर्ली इफेक्ट कहा जाता है. अर्ली इफेक्ट भी बोलते हैं, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें स्लोप इंक्रीज हो रही है कि जैसे ही हम VCB एज वे इंक्रीज रिवर्स बायसिंग एट आउटपुट जंक्शन और आउटपुट सेक्शन, एमिटर करंट इंक्रीजेस, देयर बाय इंक्रीजेस द कलेक्टर करंट. कि अगर एमिटर करंट बढ़ेगा तो कलेक्टर करंट भी बढ़ेगा, एंड मोर होल्स आर बीइंग अट्रैक्टेड बाय द कलेक्टर एंड हेंस करंट इंक्रीजेस, एंड दिस इज कॉल्ड अर्ली इफेक्ट. कि हम लोग चाहें तो अपनी मर्जी से करंट बढ़ा देते हैं. तो मैं फिर से बोल रही हूँ, इस अर्ली का मतलब जल्दी हम लोग ले रहे हैं डिक्शनरी की वजह से, उस वहाँ से नहीं आया है. सो दिस इज, आप लोगों को देखने में ये लगता है कि मिसगाइडिंग है, ऐसा नहीं है. अर्ली अंकल ने अपने नाम पे, इंसान जिंदा तो रहना चाहता है ना मरने के बाद भी,
तो क्योंकि अब स्टडी उन्होंने पहली बार करी थी 1950 के अंदर, तो इसी वजह से उन्होंने अपने नाम से ही इसको अर्ली इफेक्ट का नेम दे दिया। तो अर्ली इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि करंट जो है वो बढ़ जाता है। सो ये कहानी रहती है ट्रांजिस्टर की इनपुट करैक्टरिस्टिक्स की। अब हम बात करेंगे किसकी, आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स की। तो चलिए देखते हैं उसमें क्या होता है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ अब, क्योंकि हमें आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स की बात करनी है। सर्किट डायग्राम हम अपना बना रहने देते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर सब हेडिंग दे दीजिएगा। नंबर 1 पर हमने बात करी थी इनपुट करैक्टरिस्टिक्स की, अब हम बात करेंगे आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स। इनपुट करैक्टरिस्टिक्स क्योंकि इनपुट एमीटर के थ्रू जा रही थी तो हमने इसको एमीटर करैक्टरिस्टिक्स का नेम भी दे दिया। अब आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स क्योंकि आउटपुट कलेक्टर के अक्रॉस ली जा रही है तो हम इसको कलेक्टर करैक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। सो आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स या फिर कलेक्टर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिस्टर। यहाँ कहानी एक थोड़ा खूबसूरत सा मोड़ लेने वाली है, तो उसको अंडरस्टैंड कीजिए। सबसे पहले आपको लिखना क्या होता है, यू विल राइट वैसे ही जैसे इनपुट करैक्टरिस्टिक्स इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच का ग्राफ थी एट आउटपुट कांस्टेंट वोल्टेज, उसी तरीके से आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स आउटपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट करंट की हम आउटपुट वोल्टेज को वेरी करेंगे, इसको वेरी करेंगे, हम ये वाले को वेरी करेंगे, इसको हम नोट करेंगे, हम इनपुट को कांस्टेंट रखेंगे क्योंकि ये करंट कंट्रोल डिवाइस है। तो इनपुट जो पीछे से आ रही है हम करंट के अकॉर्डिंग चलाएंगे, तो हमें कांस्टेंट इसको रखना होगा ना कि इसको। इस पे हमारा ध्यान होना चाहिए क्योंकि अगर हम इसको नो डाउट होएगा तो इसी से ही है, लेकिन अगर हमारा ध्यान इस पे रहेगा तो हमें इसके लिए कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो हम पहले से इसकी वैल्यू को देखेंगे कि हमारी नज़र हमारे इस मिली एमीटर पर रहेगी कि ये 2 पर आ गया, ये 3 पर आ गया, तो हम उसकी वैल्यूज को लेते चले जाएंगे। सो आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स में आप लोग लिखेंगे आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिस्टर आर ग्राफ्स बिटवीन आउटपुट वोल्टेज VCB एंड आउटपुट करंट कलेक्टर करंट एट कांस्टेंट इनपुट करंट एमीटर करंट। तो ये बेसिकली ग्राफ हो गया, आप कह सकते हैं IC का वर्सेस VCB एट कांस्टेंट IE, एमीटर करंट को कांस्टेंट रखेंगे। तो अब मैं कर्व की शेप बनाऊंगी, मैं इसको फिर से इरेज कर देती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी अगेन ज़्यादा स्पेस चाहिए, थोड़ा कंजस्टेड ना हो जाए। तो यहाँ पर और नीचे यहाँ पर तो आपको पता है कि VCB ही आना है आउटपुट वोल्टेज वोल्ट्स में, इस तरीके से आ जाएगी। और यहाँ हमें पता है हमारा आपका सबका प्यारा कलेक्टर करंट, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट पे ग्राफ लेना है और क्योंकि मिली एमीटर में मिली एम्पियर्स में ही मेजर होगा, क्योंकि IE अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IC होता है। हमने पिछली वीडियो के अंदर इसको एक्सप्लेन किया था जहाँ हमने एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर जो है वो डिस्कस किया, तो वहाँ हमने इसकी बात करी है। तो अब देखिए इस कर्व की जो शेप रहती है वो थोड़ी सी डिफरेंट, कि मैं कहूँ कि मेरा जो ज़ीरो है वो कुछ यहाँ से चलता है और ये जो कर्व रहती है कुछ इस तरीके से जो है वो जानी शुरू हो जाती हैं लाइक दिस। इस तरीके की कुछ कर्व्स जो हैं वो आ जाती हैं, आप लोग इसको और चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी कर्व्स आती हैं। अब ज़ीरो जो है वो तो रह गई है यहाँ पर। अब ज़ीरो के इस साइड जो वैल्यूज़ रहेंगी वो जैसे मैंने बोला उसी की वही -1, -2, -3 वोल्ट्स एंड सो ऑन, कुछ इस तरीके की वैल्यूज़ चले। इधर हो जाएंगी लेस देन 0, यानी कि सपोज -0.25 सॉरी माइनस नहीं प्लस हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस है तो इधर प्लस, 0.25, 0.3, 0.4 कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ चलेंगी और यहाँ पर आ जाएगा करंट। और उसी तरीके से ये वाली जो पहली कर्व है, सपोज ये एमीटर करंट 0 वाली करंट है, सो IE इज इक्वल टू 0 मिली एम्पियर। फिर हम इसको बढ़ाएंगे, हम इसको सपोज हमने इसको 10 मिली एम्पियर कर दिया, IE इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर, IE इज इक्वल टू 20 मिली एम्पियर एंड IE इज इक्वल टू सपोज 30 मिली एम्पियर। इस तरीके से ये करंट होता है। पहले हम ड्रॉ करने की बात करेंगे, उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन। अब इसमें हम फिर से वही करेंगे कि आप लोग कहेंगे कि दैट IE is kept at a constant value, so it is at 0 milliamperes. Then we will be varying this VCB by changing resistance R2 and corresponding IC is noted down and plotted down. And then IE is kept at a new value, is fixed at a new value, and again VCE be varied and corresponding IC is noted down and plotted down.
and then again IE is kept fixed at a newer value and the process is repeated and repeated. In this way we can get the multiple curves. कि हमने पहले IE को 0 मिली एम्पियर एक वैल्यू पे फिक्स किया, इसको फिक्स कर लिया, इसको वेरी करवाया, इसको नोट किया और करते गए और एक कर्व बना ली. फिर हमने इसको एक नई वैल्यू सपोज 10 मिली एम्पियर पर फिक्स कर दिया, फिर इसको 0 1 2 3 4 ऐसे बढ़ाते गए और इसको हम नोट करते गए और हमने फिर से एक कर्व बना ली. फिर से हमने फिर कर्व बना ली. सो देयर आर डिफरेंट सेट्स. उसके बाद हमें कर्व्स की शेप कुछ इस तरीके की मिलती है. एंड दिस ग्राफ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड इट कैन बी अंडरस्टूड इन दोज 3 पार्ट्स. अभी यहाँ से जीरो की राइट साइड वाला ये वाला जो पोर्शन रहता है, ये जहाँ पर मैं कहूँ कि ये जो स्लोप्स हैं, बेसिकली मुझे कहना चाहिए स्ट्रेट पोर्शन जो है, कि ये जो मेरी जीरो है ये कुछ यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ जीरो आ जाएगी कुछ इस तरीके से, कि उसके बाद पोर्शन जो है वो स्ट्रेट रहेगा. सो दिस इज एक्टिव रीजन. जहाँ पर ये स्ट्रेट कर्व्स आ रही हैं इसको हम बोलेंगे एक्टिव रीजन. और ये वाला जो रहता है नीचे IE जीरो के नीचे वाला, दिस इज कॉल्ड कट ऑफ रीजन. तो ये जो नीचे वाला है दिस वन, ये सारा जो मैं ऐसे लाइन से शेडेड से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दिस इज कट ऑफ रीजन. अब जो ये रीजन है जीरो के इस साइड वाला, दिस वन, इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन. सो दिस इज टर्म्ड एज सैचुरेशन रीजन. सो अब सबसे पहले आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर नंबर 1 आपको एक्सप्लेन करना है किसको, एक्टिव रीजन. तो आप पहले यहाँ पर हेडिंग देंगे एक्टिव रीजन और फिर आपको उसको एक्सप्लेन करना है. अब क्योंकि एक्टिव रीजन है, एक्टिव रीजन के अंदर देखिए ये वाली वोल्टेज, दिस वन इज नेगेटिव और इनपुट तो वैसे की वैसे थी. कहने का मतलब है दिस VCB इज नेगेटिव एंड दिस VEB जो है इट इज पॉजिटिव. इट मीन्स इनपुट सेक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड आउटपुट सेक्शन इज रिवर्स बायस. इट इज वेरी मच क्लियर. सो एक्टिव रीजन के अंदर, इन द एक्टिव रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर, एमिटर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड दिस कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड. एंड यू विल से दैट IC is approximately equal to IE. आप देखेंगे कि यहाँ पर ये IE, इसके यही वैल्यू यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली IC की मिलेगी, यहाँ पर भी यही, यहाँ पर भी यही. तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है. सो वी ऑलमोस्ट गेट स्ट्रेट कर्व्स इन दिस रीजन. सो इन एक्टिव रीजन हमें ऑलमोस्ट स्ट्रेट कर्व्स जो हैं वो मिल रही हैं. दिस मीन्स दैट IC इंक्रीजेज स्लाइटली विद इंक्रीज इन VCB. कि अगर हम इसको बढ़ाते हैं, VCB को बढ़ाते हैं, तो IC में कुछ बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता नहीं है. होना चाहिए लेकिन होता नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो भैया इनपुट यहाँ से आ रही है, कंट्रोल तो इसने करना है. इस वजह से वो हमें यहाँ पर समझ भी आ रहा है. सो ट्रांजिस्टर बिहेव्स एज अ, मैं कहूँ कि नॉर्मली कि ऑलमोस्ट फ्लैट कर्व्स हमें मिल गई हैं. एंड व्हेन IE इज इक्वल टू 0, इधर से इनपुट आ ही नहीं रही है जब, तो ये वाला तो है ही, अब एक ही जंक्शन काम कर रहा है. जब एक ही जंक्शन काम करेगा तो ट्रांजिस्टर विल बिहेव एज अ डायोड. सो यू विल राइट व्हेन एमिटर करंट इज 0, ट्रांजिस्टर बिहेव्स एज अ रिवर्स बायस्ड PN जंक्शन डायोड. नाउ फ्रॉम कलेक्टर बेस्ड रीजन एंड मैं कहूँ कि कलेक्टर करंट IC इज रिवर्स सैचुरेशन करंट. एंड मैं बात करूं कि इसके अंदर एक ICO भी करंट रहेगा, जिसकी बात हमने पिछली वीडियो के अंदर एक्शन में एक्सप्लेन किया था. एंड हैव स्मॉल मैग्नीट्यूड. सो कर्व्स आर ऑलमोस्ट पैरेलल एंड इक्वी स्पेस्ड हेयर एंड इक्वल इंक्रीमेंट्स मीन्स इक्वल स्पेसिंग बिटवीन द कर्व्स. सो इस वजह से एक्टिव रीजन के अंदर ट्रांजिस्टर वो काम कर रहा है जो हमें उससे करवाना था, कि भैया जैसे जैसे आप इस एमीटर करंट को बढ़ाते जाएंगे बढ़ेगा, उसके बाद ये आपको कांस्टेंट सप्लाई देनी शुरू कर देगा. और अब इसने यही करना था, करंट को एक वैल्यू तक लाके कांस्टेंट करंट हमें प्रोवाइड कर देना था, कि इधर अगर करंट ज़्यादा आ रहा है तो बेस में कुछ रिकॉम्बिनेशन हो जाएंगे, कलेक्टर करंट थोड़ा सा कम हो जाएगा और फिर हमें मिल जाएगा. और कॉन्स्टेंट होके मिलना चाहिए, वेरिएबल करंट का तो हम करेंगे ही क्या. तो ये जो है कि हमने अपना जो मैं कहूँ कि एम था उसको अकम्प्लिश कर लिया है. यहाँ पर एक्टिव रीजन के अंदर ट्रांजिस्टर बड़े अच्छे से काम कर रहा है, इसी वजह से हम इसको उसका एक्टिव रीजन बोलते हैं, कि हमने इससे जो करवाना था कि इनपुट में लो रेजिस्टेंस है, आउटपुट में हाई रेजिस्टेंस है, सो इट इज ट्रांसफरिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम लो टू हाई वैल्यू इन दिस सेक्शन. एक्टिव रीजन में वो ये कर रहा है कि पीछे से रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम है इनपुट के अंदर, क्योंकि फॉरवर्ड बायस्ड है. अब यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ गया क्योंकि रिवर्स बायस्ड है, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, मुझे कांस्टेंट करंट चाहिए और सैचुरेशन करंट चाहिए, वो यही वाला है. तो यानी कि जिस कर्व को डायोड के केस में आप लोग ऐसे बनाते थे और ये वाले रीजन को मैं रिवर्स कर दूं तो यही वाला मिलेगा ना मुझे. आप इसको उल्टा करके देखिए इस कर्व को, तो ये वही कर्व है और हमें इस करंट से हम अपना काम ले सकते हैं इस डायरेक्शन के अंदर.
सो ट्रांजिस्टर अपना काम कर रहा है, इस वजह से हम इसको एक्टिव रीजन बोलते हैं। नंबर 2 पे आप लोग यहाँ पर बात करेंगे, चाहे ए बी कह लीजिए चाहे जो भी। सो नंबर 2 पर हम बात करेंगे सैचुरेशन रीजन की। अब सैचुरेशन रीजन में यहाँ पर ये वाला सैचुरेशन रीजन है, करंट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, एमीटर करंट भी बढ़ रहा है और कलेक्टर करंट भी बढ़ रहा है, और मोर ओवर यहाँ से देखिए जीरो की इस साइड है, यानी कि जो VCB है वो पॉजिटिव है। VCB पॉजिटिव पोलैरिटी का मतलब यहाँ से ये पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये भी फॉरवर्ड बायस्ड है, ये भी फॉरवर्ड बायस्ड। So in saturation region, both emitter based junction and collector based junction are forward biased, दोनों ही फॉरवर्ड बायस्ड हो गए हैं। सो इट इज लेफ्ट टू VCB 0, ये वाला लेफ्ट वाला सारा जो पोर्शन है इधर से आपकी साइड से ऐसे देखा जाए तो ये लेफ्ट वाला जो सारा पोर्शन है इसको हम सैचुरेटेड IE 0 मिली एम्पियर से ऊपर वाला, और इधर 0 से एक्स एक्सिस पे 0 से लेफ्ट वाला जो सारा पोर्शन है इट इज कॉल्ड सैचुरेशन रीजन। एंड हियर ट्रांजिस्टर एक्शन स्टॉप्स, क्योंकि ट्रांजिस्टर अपना वो काम कर ही नहीं रहा जो उसे करना था। यहाँ पर उसने क्या करना था कि लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस मुझे ट्रांसफर करके देना था, अपने अंदर हाई करंट को एंटर करवाना था और मुझे लो करंट को लोअर डाउन करके कांस्टेंट करके बाहर देना था। अब वो ऐसा तो कर ही ना, अभी यहाँ भी फॉरवर्ड बायसिंग, यहाँ भी फॉरवर्ड बायसिंग, यहाँ करंट बढ़ रहा है, ये तो और बढ़ा के हमें दे रहा है, कलेक्टर करंट तो बढ़ता ही चला जा रहा है, दोनों ही फॉरवर्ड बायस्ड हो गए, तो ये वो काम नहीं कर रहा है। सो ट्रांजिस्टर इज नॉट ट्रांसफरिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम लो टू हाई वैल्यू हियर, दैट इज व्हाई वी कॉल दैट इट इज बीइंग सैचुरेटेड। ये सैचुरेट हो गया है, ये अपना काम कर नहीं रहा है। अब आप भी जब जरूरत से ज्यादा काम कर लेते हैं तो आप कहते हैं कि हम तो सैचुरेट हो गए भैया, अब हम और टॉपिक नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसी वजह से ट्रांजिस्टर भी सैचुरेट हो गया, उसका ट्रांजिस्टर एक्शन स्टॉप हो गया एंड सर्किट होल ऑफ द सर्किट बिहेव्स जस्ट लाइक अ डायोड। तो इससे हम एम्पलीफायर का काम तो ले सकते हैं कि करंट को बढ़ाते जाओ जहाँ हमें बढ़ाना है, लेकिन हम करंट को कांस्टेंट नहीं करवा पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये सिंपली एक डायोड की तरह काम करता है सैचुरेशन रीजन में। अब हमें देखना है थर्ड वन, कट ऑफ रीजन। अब फिर यहाँ पर हेडिंग देंगे नंबर 3, कट ऑफ रीजन। अब कट ऑफ रीजन की आप लोकेशन लिखिए कि कहाँ होता है और कैसे होता है। सो विल से दैट कट ऑफ रीजन इज द रीजन to the right side of 0 at VCB and below IE 0। तो ये जो रीजन है this is cut off region। both emitter based junction and collector based junction are reverse biased here। ये तो रिवर्स है ही है, ये भी रिवर्स हो गया है, क्योंकि इसके जीरो होने का मतलब ये जीरो कब होगा, जब यहाँ से रिवर्स बायसिंग करेंगे हम। अब दोनों ही अगर जंक्शंस, इनपुट एंड आउटपुट जो जंक्शंस हैं रिवर्स बायस हो जाएंगे तो करंट कहाँ से आएगा, करंट नहीं आएगा, करंट जीरो हो गया। इसी वजह से हम इसको कट ऑफ रीजन बोलते हैं कि यहाँ पर कोई आउटपुट हमें नहीं मिल रही है। सो बोथ एमीटर बेस एंड कलेक्टर बेस जंक्शंस आर रिवर्स बायस्ड एंड दिस रीजन इज लोकेटेड बिलो IE is equal to 0 milliampere curve and right to VCB 0 volt and no current flows across the transistor in this region, that is why this is called cut off region। So here transistor can be can work as a switch। स्विच का काम क्या करता होता है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ, हम चाहें तो ऑन हो जाए करंट दे दे, हम चाहें तो ऑफ हो जाए करंट को वापस ले ले। तो अगर हम इससे जैसे काम करवाएं एक्टिव रीजन में तो ट्रांजिस्टर ऑन है, हम कट ऑफ रीजन में काम करवाएं तो ट्रांजिस्टर ऑफ है। सो इट इज ट्रांजिस्टर इज अ स्विच which act as a off switch in cut off region and on switch in active region। सो इस तरीके से ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ स्विच का काम भी करता है। तो ये तीनों रीजन्स हमने एक्सप्लेन कर दिए। इसके बाद हम बात करेंगे इसके कंक्लूजन्स की। अब यहाँ पर भी आप लोग हेडिंग दीजिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स फॉर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। सो कंक्लूजन्स, अब कंक्लूजन्स में आप लोग क्या लिखेंगे वो लोग, मैं बोलती हूँ कि मैं बोलती जाऊँगी, आप लोग लिखते चले जाइए, आपके नोट्स बन जाएंगे। तो जैसे मैं कहती हूँ कि मैं बोलती जाऊँगी, आप लोग नोट करते जाइए, आपके नोट्स बन जाएंगे। इन द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी हैविंग कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल नोट्स ऑफ दिस टॉपिक। So in conclusion part number 1 you will write when emitter base voltage is increased, collector current is increased, collector base voltage, when collector base voltage is increased and collector current is increased rapidly in the beginning, क्योंकि पहले क्या है एकदम शार्प बढ़ा ही जा रहा है
and this indicates the region of low collector resistance, and on increasing collector voltage further collector current becomes almost constant, and this indicates a region of very high collector resistance. क्या मतलब है कि जैसे हम VCB को पहले बढ़ाते हैं, हम बढ़ाते चले जाएंगे, करंट रैपिडली बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है, फिर एक वैल्यू पर जाकर करंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। कि पहले जब करंट बहुत ज़्यादा बढ़ता है उस टाइम पर जो हम बात करें कि बिगिनिंग के अंदर कलेक्टर जो रेजिस्टेंस है वो है कम है, उसके बाद जब ये कांस्टेंट हो गया एक वैल्यू पर तो उस टाइम पे कलेक्टर रेजिस्टेंस क्या हो गया है, हाई हो गया है, तो इस वजह से उसने करंट को लो डाउन कांस्टेंट कर दिया। पहले कलेक्टर रेजिस्टेंस कम था, फिर कलेक्टर रेजिस्टेंस क्या हो गया, हाई हो गया, क्योंकि उसके अंदर क्राउडिंग होनी, पीछे से और कैरियर्स आते जा रहे हैं, तो उसके अंदर क्राउडिंग होती जा रही है चार्ज कैरियर्स की, तो कलेक्टर का रेजिस्टेंस भी लो वैल्यू टू हाई वैल्यू वेरी कर गया और हमारा काम हो गया जो हमने करवाना था। And number 2, so in second conclusion you will write for a given value of IE, चाहे वो आप ये लीजिए, चाहे ये लीजिए, चाहे ये, for a given value of IE, IC मतलब एमीटर करंट की गिवन वैल्यू के लिए कलेक्टर करंट विल नॉट फॉल टू जीरो व्हेन कलेक्टर वोल्टेज इज मेड जीरो। अगर आप कलेक्टर वोल्टेज को जीरो भी रखते हैं तो भी कलेक्टर करंट की वैल्यू आ रही है यहाँ पर, ये यहाँ जीरो नहीं है, ये देखिए ये वैल्यू इसकी यहाँ पर है, यहाँ पर इसकी जीरो वैल्यू पे ये वाली वैल्यू है, क्यों है, क्योंकि पीछे से एमीटर वाला करंट आ रहा है। सो आप लोगों को लिखना होगा फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एमीटर करंट collector current IC will not fall to zero when the collector voltage is made zero. So this has a very small value called leakage current. होना क्या चाहिए था, जीरो होना चाहिए था, लेकिन वो जीरो है नहीं, उसकी वैल्यू आ गई है और उसी को हम क्या बोलते हैं, लीकेज करंट बोलते हैं, एंड जिसको हम ICBO भी लिखते हैं। और मैं कहूँ कि इट इज़ कलेक्टर बेस करंट, इट इज़ कलेक्टर करंट विद बेस ओपन, and it is equal to the current between collector and base when emitter is open, sorry ICEO हम इसको लिखते हैं। so emitter, क्योंकि इनपुट एमीटर के अक्रॉस आ रही है, when emitter is kept open। और मैं बात करूं कि इन ऑर्डर टू मेक कलेक्टर करंट जीरो, अगर आपको इसको जीरो बनाना है देन पोलैरिटी ऑफ कलेक्टर हैज़ टू बी रिवर्स्ड, आपको कलेक्टर की पोलैरिटी को रिवर्स करना पड़ेगा, और जब आप रिवर्स करेंगे कट ऑफ रीजन आ जाएगा, करंट खत्म हो जाएगा, ये कहानी रहती है। In number 3 conclusion you will say the output resistance RO, अब आउटपुट रेजिस्टेंस हमें डिफाइन करना है RO, it will be change in output voltage which is collector base voltage to output current which is collector current at constant emitter current. So output resistance of transistor is defined as change in collector base voltage to change in collector current at constant एमीटर करंट। इसकी बात हमने जैसे इनपुट सर्किट पे करी वैसे ही हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। एंड नंबर 4 कंक्लूजन पे आप लोग लिखेंगे द कलेक्टर करंट इज ऑलवेज स्लाइटली लेस देन करस्पॉन्डिंग एमीटर करंट ड्यू टू स्मॉल परसेंटेज ऑफ चार्ज कैरियर्स विच हैव बीन रिकम्बाइंड और लॉस्ट इन बेस रीजन। ये बात हमें पता है कि IE और IC अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं, लेकिन ये इससे थोड़ा सा कम होता है क्योंकि कुछ रिकॉम्बिनेशंस जो है वो यहाँ पर बेस रीजन में हो जाती हैं। तो ये कंक्लूजन्स हमें लिखनी होती हैं ट्रांजिस्टर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड वन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो चलिए हम इसकी बात करते हैं, मैं सारा इरेज कर देती हूँ। अब हम बात करेंगे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो थोड़ा आराम से कर लेते हैं। आई थिंक आप लोगों को सर्किट डायग्राम और सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा, समझ आ गया होगा, तो हम यहाँ पर थोड़ा खुल के ड्रॉ कर लेते हैं इनको, क्योंकि थोड़ा छोटू सा करने में मुझे भी कुछ मज़ा सा नहीं आ रहा है। सो खुल के एक्सपैंड करके हम अपना ग्राफ बनाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे। सो थर्ड वन वी विल टॉक अबाउट सो नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट हम बात करेंगे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिस्टर। सो आप लोग यहाँ पर हेडिंग दे दीजिए नंबर 3, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर। अब ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आपको क्या लिखना है, यू विल राइट
इट इज़ अ ग्राफ बिटवीन इनपुट करंट एंड आउटपुट करंट। मैंने पहले ही कहा था कि जो थर्ड टाइप रहेगी कैरेक्टरिस्टिक्स की, दैट इज़ नॉट अ न्यूअर टाइप, वो जस्ट देखने का एक तरीका है कि हमें वैसे समझ आ गया है कि जैसे जैसे हम इनपुट करंट को बढ़ाते जाते हैं आउटपुट करंट बढ़ता जाता है। लेकिन अगर हमने जो पहले वाली अपनी दो टेबल जो सेट ऑफ रीडिंग्स ली थी उनको अगर हम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा, IE along this side and IC along this side. So basically ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ये शो करती है कि किस तरीके से रेजिस्टेंस ट्रांसफर होता है फ्रॉम लो टू हाई वैल्यू, किस तरीके से करंट ट्रांसफर होता है, कि अगर इनपुट करंट वेरी करता है तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट करंट में क्या चेंज आता है, बाय कीपिंग आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट। किसी एक को तो कांस्टेंट रखना होगा और वो हम किसको कांस्टेंट रखेंगे, कलेक्टर वोल्टेज को। सपोज मैंने इसको 5 वोल्ट पर कांस्टेंट रख दिया तो कुछ इस तरीके का मुझे ग्राफ मिलता है। सो आप लोग क्या लिखेंगे, यू विल राइट इन ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, यू विल से ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स आर द ग्राफ्स और ग्राफ बिटवीन कलेक्टर करंट एंड एमिटर करंट एट कांस्टेंट कलेक्टर वोल्टेज। और कलेक्टर वोल्टेज हमें पता है VCB है, तो आप कंफ्यूज ना हो कि अब VC कहाँ से नई टर्म आ गई है। So this graph is a straight line showing thereby collector current is directly proportional to emitter current. Linearly vary कर रहे हैं। We know that collector current is about 96% of emitter current, so that slopes of these straight line curves will be 0.96. So slope of this line is called AC current gain. जितना ये जो इस कर्व की स्लोप होगी उसी को हम करंट गेन बोलेंगे। भी हमें गेन मतलब कितना बढ़ के या कितना कम होके करंट हमें ट्रांजिस्टर ने दे दिया, बिकॉज ट्रांजिस्टर का काम क्या है, करंट को कंट्रोल करना। करंट को या बढ़ाएगा या कम करेगा, तो वो कितनी परसेंटेज में बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। परसेंटेज जब लेनी होती है तो हम आउटपुट अपॉन इनपुट करते हैं, तो आउटपुट जो रहती है वो हमारी कलेक्टर करंट है, सिंस इट इज चेंजिंग तो मैं इसको डेल्टा आई से लिखूंगी। और इनपुट हमें पता है हमारी क्या रहती है, एमिटर करंट होता है, इट इज चेंजिंग तो मैं इसको डेल्टा आई ई लिख लूंगी। सो डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई एट कांस्टेंट VCB इज कॉल्ड gain, current gain of common base transistor. We represent it with symbol alpha of Greek language or Greek letter. So it is denoted by alpha. So the AC current gain is the change in collector current to change in emitter current at constant collector base voltage. Sometimes DC gain of transformer is written as ratio of collector current to emitter current. कि मतलब अगर आपको DC करंट गेन लेना है तो आप IC बाय IE लिख लेंगे, क्योंकि वो चेंजिंग नहीं होगा। एट कांस्टेंट VCB ये तो रहेगी, और ये हो गया अल्फा DC, ये सपोज अल्फा AC हो गया। सो DC करंट गेन भी आप लोग लिख सकते हैं, AC करंट गेन भी आप लोग लिख सकते हैं इन केस ऑफ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। And this alpha or current gain of transistor here is applicable only to common base configuration। कि alpha से जो हम represent कर रहे हैं और ये जो रेशो मुझे मिल रही है डेल्टा IC बाय डेल्टा IE और IC बाय IE, ये मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉमन बेस के लिए ही गेन है। कॉमन एमीटर का गेन हम अपनी अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे, तब आपको समझ आएगा कि ये अल्फा और बीटा, वहां पर हम इसको बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, ये सेपरेट किस तरीके से है। सो कॉमन बेस का जो गेन है वो अल्फा से रिप्रेजेंट होता है। सो अल्फा इज डिफाइंड हेयर, जो हमने यहाँ पर जो अल्फा को डिफाइन कर लिया है, सो अल्फा डिफाइंड हेयर इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर एंड कैन बी फाउंड ईदर फ्रॉम कॉमन बेस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉमन बेस ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप किसी में से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इस कर्व की स्लोप लीजिए, सीधा सीधा आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा AC, या आप चाहें तो इसको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये कहानी थी कि किस तरीके से हम लोग इनपुट वोल्टेज चेंज करते हैं तो इनपुट करंट कैसे चेंज होता है, आउटपुट वोल्टेज को चेंज करते हैं तो आउटपुट करंट कैसे चेंज होता है, और आपस में दोनों किस तरीके से चेंज होते हैं। तो हमने हर एक तरीके का जो रिश्ता है वो यहाँ पर झंझोड़ कर समझ लिया है कि क्या है और किस तरीके से काम करता है। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो आप लोग उसको कमेंट में जो सेक्शन है वहाँ पर जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। और this is the way how common base transistor works. और अगली वीडियोस के अंदर हम लोग बात करेंगे अगले खूबसूरत टॉपिक की। वी विल टॉक अबाउट कॉमन एमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिस्टर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय ऑल ऑफ यू।